नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम तर्कश में। मैं हूं कवीम सचान और आज हमारे खास मेहमान हैं केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल से बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो। बाबुल सुप्रियो साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे पहले तो बाबुल साहब, क्योंकि पहली बार आप संसद पहुंचे और एक ऐसी विधा से जिसका राजनीति में कम लोग आए लेकिन बहुत ही कम संख्या है, और उसके आने के बाद जिस तरीके के हालात आप देख रहे हैं, पिछले मैं कहूँ कि 1.5 बरस हो चुके हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या आपको लगता है? पहली बात तो ये कि मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि एक ऐसे लीडर के छत्र छाया मुझे काम करने का मौका मिल रहा है कि एक तो अपने आप को हर दिन इंस्पायर्ड पाना, ये बहुत बड़ी एक बात है, बहुत बड़ी एक हमें एक क्षमता मिल रही है, क्योंकि हमारे नेता जब इतने इनविगोरेटिंग और इंस्पायरिंग तरीके से काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसका एक जो है इट ट्रांसेंड्स अपॉन हिज डिसाइपल्स और अस एज वेल। और मैं थोड़ा सा सिंपल तरीके से इसको देखना चाहता हूँ, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करके। मैं समझता हूँ म्यूज़िक में मेरा काम था, काम अभी भी है। जब भी गाने के लिए जाता हूँ, वो हमारे पास जो रिक्वेस्ट लाते हैं, वो रिक्वेस्ट के गाने गाना, उनका दिल खुश करना और उनको खुश करके घर जाना, ये हमारा काम था। बट म्यूज़िक में काम बहुत आसान था, मुश्किल में भी काम बहुत आसान था। यहाँ पे अड़चनें बहुत हैं, यहाँ पे मुश्किलाहट जो है, पॉलिटिकल तू मैं जो है, वो कई बार लोगों के बीच में दरारें पैदा कर देती है, डेवलपमेंट और लोगों के बीच में जो है दरारें पैदा कर देती है। म्यूज़िक में गाने का रिक्वेस्ट आता था, यहाँ पे लोगों की तकलीफ़ों की रिक्वेस्ट आती है। मैं कोशिश करता हूँ कि दोनों को इक्वल जोश के साथ मैं एड्रेस करूँ। लेकिन जब आप इस फील्ड पर नहीं थे उस वक्त बाबुल, और आज जब आप इसको महसूस कर रहे हैं, कितना फ़र्क दिखता है राजनीति में या फिर सरकार में? क्योंकि एक आम आदमी के लिहाज से सोचना सरकार कितना काम कर पा रही, नहीं कर पा रही है, उसको दोष देना, और जब आप खुद एक सरकार में शामिल हैं तब किस तरह का आपको फ़र्क दिखता है? बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे देश में कॉरपोरेट फेडरलिज्म क्या चीज़ है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक एमपी को, एक एमएलए को और से लेके नीचे तक लोगों को क्या पावर देती है और किस तरीके से एक काम एग्जीक्यूट अपने देश में होना है, इसके बारे में भी बहुत लोगों को, हमारे देश के लोगों को जो है ना, गलत फहमियाँ हैं। जैसे एक एमपी, हम जब वोट मांगने जाते हैं, डेफिनेटली हम पानी की बात करते हैं, हम लाइट की बात करते हैं, हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम वो करना भी चाहते हैं। लेकिन एमपी के पास या एक मंत्री के पास या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो पॉलिसीज़ को लेके जहाँ तक बात आती है, वहाँ पे निरंकुश क्षमता है। लेकिन जहाँ तक ग्राउंड लेवल पे काम पहुँचाने की बात आती है, वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट, अर्बन लोकल बॉडी का बहुत बड़ा हाथ होता है। वही लोग होते हैं जो ग्राउंड पे चीज़ों को एग्जीक्यूट करते हैं। अगर समझ लीजिए मेरे कंस्टिट्यूंसी में कहीं पे पानी नहीं है, तो मैं एक ट्रक भर के पाइप लेके और वहाँ पे नहीं जा सकता हूँ और टंकी बना के लोगों के घर घर पानी नहीं दे सकता हूँ। मैं पैसे दे सकता हूँ, मैं तरीके बता सकता हूँ, लेकिन पानी लोगों तक घर के पहुँचाने के लिए, जो इम्प्लीमेंट करने के लिए अर्बन लोकल बॉडी ही है। और देखिए, जैसे ट्रेन में 3 टायर्स होते हैं ना, ये मैं मेरे अपने मन में जब शुरू में मैं ये देख रहा था, जब मुझे पता चला कि क्यों मैं ये सब काम नहीं कर सकता, मुझे डीएम के पास पैसे भेजने हैं, फिर वो किसी को वो करेंगे, अलॉट करेंगे, तो तब मुझे लगा कि जैसे ट्रेन में ना अपर बर्थ, मिडिल बर्थ, लोअर बर्थ होता है, वैसे ही जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, अर्बन लोकल बॉडी है। रात के टाइम पे आप देखेंगे कि मिडिल के बर्थ वाले, ऊपर के बर्थ वाले जो ऊपर जाके सो जाते हैं, लेकिन जब दिन में उनको काम करना होता है, जब दिन के लाइट में, रोशनी में सपने देखने होते हैं, बात करना होता है, तो उनको ऊपर से उतर के नीचे के बर्थ में बैठना पड़ता है और वहीं पे गपशप करते हुए काम करना पड़ता है। जबकि ट्रेन जो है एक अपनी मंजिल की तरफ जाती है ना, वो बीच में भटकता नहीं है। वैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी हद तक अर्बन लोकल बॉडी पे डिपेंड करता है। अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपना काम करे तो देश में पैसे की कमी नहीं है, बहुत अच्छा काम हो सकता है। क्योंकि आपका विभाग अर्बन डेवलपमेंट है, और बाबुल, जिस तरीके का हमने देश में हाल देखा है, एक वो हिस्सा है देश का जहाँ पर चमक धमक है, सड़कें हैं, पानी है, लोग एसी में रहते हैं, और मैं कहूँ कि मूलभूत ज़रूरतों से ऊपर के लेवल पर, यानी कि मैं कहूँ कि अपर मिडिल बर्थ पर वो लोग
हैं, लेकिन एक बड़ा हिस्सा देश का ऐसा है जो कि लोअर बर्थ पर, जिसे मैं कहूँगा, जहाँ पर पानी नहीं है, सड़कें नहीं हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं हैं, स्लम एरिया हैं। किस तरह का एजेंडा आपका और किस तरह की बड़ी मुश्किल आप देखते हैं, क्या चैलेंज आप देखते हैं? बहुत बहुत तरीके के मुश्किलें हैं। बहुत सारे ऐसे स्टेट गवर्नमेंट्स है जो कोऑपरेट करना ही नहीं चाहती है, उनको काम करना ही नहीं है, सिर्फ सियासी रोटी सेकना है उनको। ये देख रहा हूँ जिससे बहुत गुस्सा आता है। और जो अहम बात एक है कि इतने सालों के शासन में ये सारी मुसीबतों को एड्रेस ही नहीं किया गया है। स्टेट गवर्नमेंट्स को ये दायित्व बनता है कि वो अपने अर्बन लोकल बॉडीज़ को प्रॉपरली फीड करें। जैसे देखिए स्मार्ट सिटी क्या 100 स्मार्ट सिटी बन रही है। अब क्या स्मार्ट सिटी सेंट्रल गवर्नमेंट बना के उसको एयर ड्रॉप कर देंगे कि यहाँ पे उड़ीसा में 2 गिरा दिया, महाराष्ट्र में 4 गिरा दिया, ऐसा तो नहीं। तो स्मार्ट सिटी क्या है? इट्स अ एंडेवर जहाँ पे हम स्टेट गवर्नमेंट्स को हमने रिकमेंड करने के लिए कहा कि कौन कौन से शहरों को, आपके स्टेट में कौन कौन से शहरों को आप स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं। उसका एक फार्मूला था किस तरीके से उसे चुना जाएगा और कौन से स्टेट को कितने स्मार्ट सिटी मिलेंगे, उसका एक फार्मूला था। अब बात आती है कि स्मार्ट सिटी को इम्प्लीमेंट हम कैसे करेंगे। अब स्मार्ट सिटी का DPR यानी कि प्लान बनाने के लिए भी यहाँ से सेंट्रल से पैसे जा रही है। उसके बाद अब उनको जो पैसे दिए जाएंगे वो पैसे स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट उसे अर्बन लोकल बॉडी को भेजेंगे और अर्बन लोकल बॉडी को उस पर्टिकुलर शहर की जो USP है, उस शहर की जो मुसीबतें हैं, उस शहर की जो चीज़ों की ज़रूरत है, उसका क्या हेरिटेज है, क्या कल्चर है, कितने उसके पॉपुलेशन है, रेवेन्यू स्ट्रक्चर क्या है, वो बना के वो अपने आप को स्वस्थ बनाए। What is the concept of smart cities? To make the towns 4041 टाउन 4041 टाउन्स हमारे कंट्री में हैं, तो उनमें से 100 को चुना गया है। तो वो अपने आप में एक स्वस्थ सिटी बने, अपना एक रेवेन्यू सिस्टम बने, ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, केंद्रीय सरकार तो अपने पैसे तो दे ही रहे, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट अपनी तरफ से रेवेन्यू स्ट्रक्चर से उसे सपोर्ट करे। अर्बन लोकल बॉडी पार्किंग सिस्टम से लेके रिंग रोड से लेके हर चीज करे, तब जाके वो लोगों को सड़क पे या लोगों को ग्राउंड पे जो है काम दिखेगा। लेकिन राज्य सरकारें, मैं कहूँ, या कई पार्टियां ये कह रही हैं कि जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है ये बीजेपी सरकार का हवा हवाई प्रोजेक्ट है। उनका कहना है कि इससे पहले ज़रूरत थी पानी की, ज़रूरत थी सड़कों की, ज़रूरत थी स्वास्थ्य सुविधाओं की, उसकी तरफ फोकस न करके प्रचार के लिए इस स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट को हाइप दिया गया। नहीं, जब मैं यही तो मैं बात कह रहा था, ये जो कह रहे हैं, समझ लीजिए जो भी कह रहे हैं, इनको हमारे सिस्टम के बारे में मालूमात ही नहीं है। अब आपको स्मार्ट सिटी के लिए जो पैसे दिए जा रहे हैं, अमृत में 500 सिटीज़ हैं जो 10 लाख के नीचे के जो पॉपुलेशन वाले जो सिटीज़ है, 500 सिटीज़ को डेवलप, वो भी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का काम है। अब उसमें अर्बन लोकल बॉडी को एक रिपोर्ट बनाना है जिसका नाम है स्लिप। वो रिपोर्ट राज्य सरकार के पास जाएगा, वो एक रिपोर्ट बनाएंगे SAAC, वो हमारे पास आएंगे, हम उनको मंजूरी देंगे। तो पहले 20% उनको प्लान बनाने के लिए पैसे दिए गए हैं, उसके दिए गए हैं, एडवांस जा चुका है। उसके बाद 40%, फिर 40% जाएगा। अब वही तो मैं आपको कह रहा हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट सड़कों पे गली गली में पाइप नहीं लगा सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट MP लेड फंड में आप रास्ते बना सकते हैं, लेकिन जो एक शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम है, उसी शहर के लोग अर्बन लोकल बॉडी के रिप्रेजेंटेटिव्स को बाकायदा डेमोक्रेटिक मेथड में चुन के लाते हैं। और उनका काम ये, काउंसिलर्स का काम ये है कि वो अपने छोटे मोहल्ले में काम करके दिखाए। कहाँ से वो पैसे आएंगे? वो पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। किसको दे रहे हैं? स्टेट गवर्नमेंट के दे रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट वो पैसे, कई बार हमारे पास एक कंप्लेंट्स आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट जो तो कुछ दिन पहले राजधानी में एक मेयर्स कॉन्फ्रेंस हुआ था, मेयर लोगों का ये कहना था कि अर्बन लोकल बॉडीज को और ऑटोनॉमी दिया जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा मिलने के बाद भी वो पैसे अर्बन लोकल बॉडीज को मिलते नहीं है, या उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। सियासी जो है में उसमें भेदभाव है, ये है, इट एग्जिस्ट। तो क्या माना जाए कि इस प्रोजेक्ट पर राजनीति हावी हो रही है? आपके विरोधी इस प्रोजेक्ट को लेकर आप पर ज्यादा निशाना साध रहे हैं बनस्पति को, उसको व्यवहारिक तरीके से? नहीं, हमारे पर निशाने साधने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ऑपोजिशन जो है वो निशाना साधे, उससे हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इसी में पड़ता है कि जब मिथ्याचार या झूठ या कंफ्यूजिंग वार्ता लोगों तक पहुंचाने की काम आप करते हैं। समझ लीजिए संसद आदर्श ग्राम योजना, क्या ये प्रधानमंत्री का अपना योजना है? नहीं। आप अगर एक क्षेत्र का आप संसद चुने गए हैं तो आप अपने उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई एक ग्राम को चुनिए। एक व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, एक ग्राम को चुनिए, उसको इस तरीके से आप बनाइए ताकि
उससे बाकी जो आसपास के गांव है वो भी प्रोत्साहित हो। उसको देख के डेवलप कर हजारों गांव को साथ में तो नहीं ले सकते, ना उतने पैसे हैं, ना आप उतना कर सकते हैं। तो आप धीरे धीरे ही तो बूंद बूंद से सागर बनती है। लेकिन आप अगर कुछ ऐसे स्टेट्स है जहां पे वो संसद आदर्श ग्राम को किसी भी तरीके का हेल्प नहीं कर रहे, डीएम से लेके ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर लेके हर जगह में रुकावटें पैदा कर दी गई है। वेस्ट बंगाल में तो ऐसा है कि उनको डायरेक्शन दे दिया गया है कि संसद आदर्श ग्राम जो है वो उसमें किसी भी तरीके का हेल्प आप ना करें। अभी बनारस में आप समझ रहे हैं, बनारस हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की कंस्टिट्यूएंसी में, वहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं आते। तो इस तरीके का पॉलिटिक्स अपने जगह पे रहे। हमारे देश में मैदानों की कमी तो है नहीं जहाँ पे आप पॉलिटिकल बैटल्स लड़ सकते हैं, बड़े बड़े स्पीकर्स लगाइए, खूब भाषणबाजी कीजिए, लेकिन लोगों को एक काम के बीच में ये जो जिस तरीके से ऑपोजिशन, मतलब उनका मेन मुद्दा क्या है कि संसद को रोको, सरकार को काम ना कर दिया जाए, और उस चक्कर में वो डेवलपमेंट को रोक रहे हैं। ये सियासी रोटी सेकने का जो काम है, या सियासी लड़ाई की वजह से जो लोगों के और डेवलपमेंट के बीच में जो दरारें पैदा हो रही है, ये मेरे लिए मुसीबत है, ये मेरे लिए मुश्किल है। ऑपोजिशन बाकी क्या कह रही है, उससे मुझे क्या आरोप लगा रहे हैं, उससे कोई मुझे मतलब नहीं है। मैं ये समझता हूँ। बाबू साहब यहाँ पर रुकूंगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद कई और अहम सवाल, कई और ऐसे आरोप जो आपके विभाग या फिर आपकी सरकार पर लग रहे हैं, उनके जवाब, और साथ ही साथ मंजिल आपकी क्या है, क्योंकि आपने जिस फील्ड पर कदम रखा है वहां पर अब आगे कहां तक जाना चाहते हैं, उसके पीछे की वजह क्या। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम तरकश, और आज हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो। बाबुल साहब, मैं आता हूं संसद के हालात पर। पिछला सत्र हंगामा होता रहा, कई अहम बिल नहीं पास हो सके। इस बार भी विरोधियों का हाल या विपक्षी दल लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार उनकी बात को तवज्जो नहीं देती है, या देती है तो उस पर सिर्फ बहस करती है, कार्रवाई नहीं करती है। क्यों नाराज हैं साथी आपके, क्यों नहीं मना पा रहे? वो बात संसद में कर कहाँ रहे हैं? सरकार तो पिछले क्षेत्र में भी ये बात कही थी, आज भी ये कह रही है। संसद एक जगह है जहाँ पे आपको बहस करनी है, आप सरकार पे सवाल लगा सकते हो। सरकार जो 500 एमपीज़ है वो सरकार को सवाल कर सकती है, लेकिन सवाल करने का माहौल वही क्रिएट नहीं करने दे रहे। कांग्रेस का एक ही एजेंडा है कि कुछ भी बहाना बन के संसद को नहीं चलने देना। जो बिल्स है, जो मोदी सरकार जो करना चाहती है वो उसे करने ना दे। उनको अभी तक ये पचा ही नहीं पाए कि कांग्रेस के जगह में कोई और पार्टी इतनी बहुमत के साथ पावर में कैसे आ गए। और मनाने की बात तो तब आती है जब आप कुछ अहम सवाल आपके खिलाफ आए और आप बनाने की कोशिश करें, और जो ऑपोजिशन है वो मानने के लिए तैयार हो। अगर कोई रूठ जाए और ये ठान के बैठ जाए कि हमें नहीं मानना है, हमको जो है हम रूठ के रहेंगे, हम संसद चलने ही नहीं देंगे, तो बातचीत हो कहाँ रही है? आप देखिए ये जो देश के सामने जो छवि आ रही है, ये क्या अच्छी बात है? राहुल साहब कह रहे हैं कि हमें कोई चुप नहीं करा सकते। अरे भाई साहब, पहले पार्लियामेंट में बोलो तो सही। आप बोलने की इजाज़त अपने आप से ही छीन रहे हो। अगर संसद एक जगह है जहाँ पे आप मीडिया में इतना बोलचाल करके फ़ायदा क्या है ना? आप पार्लियामेंट में सवाल करो, सरकार को उसका जवाब देने दो। बहुत सारे ऐसे स्टेट के विषय हैं जो पार्लियामेंट में आप चर्चा जिसकी नहीं कर सकते, भले वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, लेकिन उसमें भी आप देखिए सीनियर लीडर्स जो है उन्होंने कई बार कहा है कि अगर आपको लगता है कि ये डिस्कशन करना चाहिए तो डिस्कस करते हैं, डिस्कस करने का मौका ही वो उन्हें देते हैं। वो बचपन में एक कहानी सुने थे वेंकैया जी, उसके बारे में कई बार बोलते हैं कि एक डैडी स्कूल में गए तो देखिए उनके छोटे छोटे बच्चे सब बाहर बहुत भीड़ लगा के नारेबाजी कर रहे हैं। तो उनको पूछा कि भाई ये क्या हो रहा है? तो बोले कि नहीं, हम लोग स्ट्राइक कर रहे हैं। तो बोले स्ट्राइक, किस चीज़ का स्ट्राइक कर रहे हैं? बोले नहीं, वो हमें मालूम नहीं है, शाम को हम लोग मीटिंग करके हम तय करेंगे कि मुद्दा क्या है, लेकिन अब अभी बस जो है स्ट्राइक करनी है। लेकिन कांग्रेस के सांसद वेल पे आ जाते, चिल्लाते, हम कई बार पूछते हैं भाई किस्सा क्या है, बोलते नहीं अभी तक क्लियर मालूम नहीं है, अभी आएंगे राहुल जी तो पता चलेगा। तो ये क्या हो रहा है? ये आपने अच्छा, दूसरी बात, सोनिया जी जो है कह रहे हैं कि मैं इंदिरा जी की बहू हूँ, मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने पहले ही कहा था, जैसे कल जेटली साहब ने भी कहा है, जैसे सिग्नल पे किसी को कोई ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दे, उसको आप रोकवा दे, तो वो बोले आपको मालूम नहीं, आप जानते नहीं है मैं कौन हूँ, या मेरे डैडी कमिश्नर है, इस टाइप की बात है। तो आप इंदिरा जी की बहू है तो बहुत अच्छी बात है। कोर्ट का जो बैटल है आप कोर्ट पे लड़िए, आप संसद को नहीं चलने देंगे, क्या लॉजिक क्या है?
जब करप्शन का मामला अगर आता है तो अपने नेताओं, अपने मुख्यमंत्रियों के खिलाफ बीजेपी का स्टैंड कुछ और होता है, विरोधी पार्टी के अगर नेता हैं तो वहां पर कार्रवाई तुरंत शुरू हो जाती है। उनका सीधा आरोप ये है। आप केस लड़िए ना, क्या आप किसने आपको मना किया है? आप समझ लीजिए नेशनल हेराल्ड की जो केस है, कोर्ट की रूलिंग्स जो है वो हमारे सामने है, आप उसे देख लें। अगर ऐसा हो, अगर मतलब कोई भी एमपी, अगर आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे एमपी है जिनके खिलाफ कहीं ना कहीं किसी ने कोई पीआईएल डाल के रखा है, कुछ ना कुछ केस, बहुत ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ इधर उधर चल रहा है। अगर हर एमपी हर केस के विरुद्ध में अगर वो पॉलिटिकल वेंडेटा की बात करे और हलचल मचाए तो पार्लियामेंट तो एक दिन में नहीं चल सकती है। इतने सारे एमपी सब तो बोलेंगे हर केस पॉलिटिकल वेंडेटा का है। आप जैसे देखिए शारदा केस में जो तृणमूल कांग्रेस की जो साठगांठ जो दिखाई दे रही है, वो केस किसने किया है? अब्दुल मन्नान साहब कांग्रेस के, उन्होंने वो केस दाखिल किया है, कोर्ट में चल रही है। नेशनल हेराल्ड का केस जो है, कोर्ट ने केस को एक्सेप्ट किया है। कोर्ट ने बड़े बहुत ही साफ शब्दों में उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी जो लोगों के डोनेशन से चल रही है, उस इस पूरे डील में बहुत सारे मिस एप्रोप्रिएशन दिखाई दिए हैं। जिस तरीके से मतलब ट्रांसफर्स हुए हैं, 90 करोड़ का लोन दिया गया है, जबकि एजीएल का एसेट्स ही 2000 करोड़ के ऊपर है। तो नॉर्मल प्रूडेंस में आप उसका बयान नहीं कर सकते। तो ये तो एक जुडिशरी का एक केस है। आप जितने बार इस पे सवाल उठा रहे हैं, इट्स कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। लेकिन तो दूसरी बात आप देखिए, व्यापम केस में हो या वसुंधरा राजे, कुछ भी हो, आप लड़िए ना। आप हमारे आसपास में जो देश है उसके साथ इंडिया कहाँ पे अलग है? इंडिया में कभी भी जुडिशरी और एडमिनिस्ट्रेशन जो है, एग्जीक्यूटिव जो है, इन दोनों में साठगांठ कभी हुई नहीं है। स्ट्रे केसेस होंगे इधर उधर, बट यहाँ पे जुडिशरी बड़े इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। आप लड़िए, कोर्ट जाइए, लड़िए, वहां से जीत के आइए। ये संसद को, हर कांग्रेस एमपी अगर अपने अपने केस को लेके संसद को रोक देंगे, और आप इस चीज का फायदा उठा रहे हैं कि हमारे संसद में, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविजन है लेकिन उसको उस तरीके से लागू नहीं किया जाता है। आप संसद को चलने नहीं देने के लिए जो हरकतें आप कर रहे हैं, उसके लिए आपको निलंबित, सस्पेंड, ये जो नहीं किया जाता है, इसका ये फायदा उठा रहे हैं। और मैं आपको बताऊंगा, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उन्होंने कभी ये फोर्स ही नहीं किया था कि कभी संसद ऐसे बिहेवियर कर सकते संसद। लेकिन बाबुल साहब, वो तो साफ कहते हैं कि इसका रास्ता तो बीजेपी ने दिखाया, क्योंकि कोई बात नहीं, अपोजिशन में थी तो वो इसी रास्ते को अख्तियार करती। कोई बात नहीं, अगर आपको लगता है कि बीजेपी ने तर्क के लिए, आर्गुमेंट से अगर ये मान लेते कि बीजेपी ने सही रास्ता नहीं अपनाया था, तो आप उस रास्ता को क्यों अपना रहे? आप मत कीजिए ना। इस बार तो हमारे पास ये एक मौका है कि संसद में सबसे ज़्यादा फर्स्ट टाइमर्स हैं, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर। ये तो हमारे लिए एक मौका है कि हम एक नया एग्जाम्पल सेट करें, एक नया प्रेसिडेंट सेट करें। और आपको बताऊं, मैं जो बीजेपी के ऊपर आरोप लग रही है कि पिछले बार उन्होंने संसद को चलने नहीं दिया, आप किस्सों को तो देखिए। सीएजी को खुद जयराम रमेश जी ने चिट्ठी लिखा था कि यहाँ पे इनअप्रोप्रिएशन हुआ है, भले वो 2G हो, भले वो 3G हो, ऊपर 2G हो या कोल हो। उसके बाद आप देखिए कि आंध्रा और तेलंगाना के संसद जो है वो आपस में लड़ रहे थे, और क्योंकि टीसीआर जो है वो बीजेपी के एलाई थे, उसलिए बीजेपी को उसके लिए खड़ा होना पड़ा। लेकिन बीजेपी के संसद कहाँ जाके वेल में जाके इतना चिल्लम-चिल्ली करते थे। ये मुद्दा हो तो आप बहस करें। आप एक दिन संसद चलने ना दे, 2 दिन चलने देने, ठीक है, टिट फॉर टैट आप कर रहे हैं, लेकिन रोज क्या पूरी देश देख नहीं रही है? क्या आपको ये इस बात की चिंता नहीं है कि पूरे देश जो है आपको रिजेक्ट कर चुके हैं? आपकी जो संसद, जो नंबर ऑफ एमपीज है, वो राहुल गांधी जी के उम्र से भी कम है। तो आपको क्या इस चीज का चिंता नहीं है कि आप जो कर रहे हैं, देश इसे सपोर्ट नहीं कर रही है? देश बोल रहे हैं, देश को इस वक्त जीएसटी की जरूरत है, 16 बिल्स आर पेंडिंग। आप कैसे संसद को इस तरीके से रोक सकते हैं? क्या आपका दायित्व तो नहीं बनता है संसद चलने देना? क्या सिर्फ सरकार का काम है? सरकार तो एवरीडे, आप देखिए, लंच हो रहा है, डिनर हो रहा है, बात कर रहे हैं। खड़गे जी आए, जेटली जी जीएसटी के बारे में जो डॉक्टर मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी जी के साथ प्राइम मिनिस्टर की जो मीटिंग्स हुए, उसमें क्लियरली अरुण जी ने बताया, जो कांग्रेस के जो 3 पॉइंट्स थे वो सामने लाए हैं। दे वर सपोज्ड टू गो बैक, डिस्कस एंड कम बैक। आज तक वो फीडबैक तो आया नहीं उनकी तरफ से। तो क्या बाबुल, एक बड़ा चिंता ये नहीं है कि आप लोग क्योंकि फर्स्ट टाइमर हैं, जिस तरीके की इमेज बनती जा रही है, और जब बिल पास नहीं होंगे और आपकी सरकार का कार्यकाल धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है,
तो लोग तो यही पूछेंगे ना कि आपने कितने बिल पास कराए, आपने क्या काम किया। तब क्या आप सिर्फ यही एक ढाल बनाएंगे कि विपक्ष ने हमारा साथ नहीं नहीं, दिया? ढाल बनाने की ज़रूरत क्या है? लोगों को जो है वो तो दिख रहा है ना, आपके टीवी के माध्यम से, सारे चैनल्स के माध्यम से दिख रहे हैं, और लोग अभी हंस रहे हैं। आप बोलिए ना, मैं अब देखिए यंगस्टर्स में या फिर हमारे जो सोशल मीडिया जो है वो कहीं ना कहीं समाज की एक छवि तो है, एक मिरर ऑफ दी सोसाइटी तो है। तो वहाँ पे आप देखिए जो राहुल गांधी जी जो हरकतें करते हैं, उनकी जो लॉजिक है, उनको लेके क्या जोक्स चारों तरफ फैल रही है, क्या उनका नाम दिया जाता है सोशल मीडिया में और किस तरीके की बात होती है। आई एम टॉकिंग अबाउट क्रेडिबिलिटी। अगर पॉलिटिशियंस के खिलाफ, राजनेता के खिलाफ लोगों की गुस्सा है, उसका श्रेय भी कांग्रेस को जाता है। अगर 67 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस में हाँ पॉलिटिशियंस ने अपने आप को जिस तरीके से कैरी किया है, उसी से तो पॉलिटिशियन की छवि बनी है। अगर उसमें मोर देन 50 इयर्स 55 इयर्स कांग्रेस ने राज किया है, तो उनके पॉलिटिशियंस में ऐसे हरकत की होगी जिसकी वजह से पॉलिटिशियंस की छवि बिगड़ गई है। तो अगर पॉलिटिशियंस आज एक हेट्रेड प्रजाति है, तो उसका श्रेय भी तो कांग्रेस को जाता है। मैं लॉजिक की बात कर रहा हूँ, पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। आप एक पर्टिकुलर प्रोफेशन से हैं, अगर आप लोगों की छवि जो है, आपकी छवि तो आपके काम से बनेंगे ना। आपने काम ही खराब किया, उसी वजह से आज पॉलिटिशियंस के ऊपर काला दाग लगा है। अगर उसको धोने के लिए कितना अच्छा मौका अपने पास आया है, सराखों पे लीजिए। जो देश की जनता की जो राय है कि जिस तरीके से बहुमत के साथ मोदी जी को उन्होंने जिताया, ये सच्चाई है कि राज्यसभा में हमारी बहुमत नहीं है, लेकिन उसका इतना शेमलेस आप फायदे उठाएंगे और लोगों के बीच, लोग और डेवलपमेंट के बीच में दरारें पैदा करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि टीवी में लोगों को नहीं दिख रही है? उनको लॉजिक नहीं दिखती है? उनको आप देखिए किस तरीके का मजाक चारों तरफ चल रहा है, क्या क्या कार्टून्स बने हैं। तो इट इज़ अ वेरी क्लियर पिक्चर। मैं बोल रहा हूँ कि कांग्रेस जो है वो कालिदास वाला काम कर रहे हैं। जिस डाल पे वो बैठे हैं, वो डाल ऑलरेडी थोड़ा बहुत कट चुका है, वो और भी उसको एकदम जड़ से उजाड़ने का काम वो कर रहे हैं। और बहुत गुस्सा है लोगों के बीच में। काम अगर संसद में आप 40 लोग मिलके बाकी 500 लोगों की आवाज को दबा रहे हैं, ये अच्छी बात है क्या? आप फायदा ले रहे हैं क्योंकि आपको सस्पेंड करके आपको संसद के बाहर नहीं भेजा जा सकता है। स्पीकर लोगों ने कभी ऐसा है कि उनकी संख्या ज्यादा है बीजेपी की, इसलिए हमारे 40 की सुनते नहीं है। अरे सुनेंगे तो तब ना दादा, मैं लॉजिकल बात कर रहा हूं। सुनेंगे तो तब जब आप बात करेंगे। देश भी तो सुनना चाहते हैं। आप जो बहस कर रहे हैं, आप देश को भी तो सुनना चाहते हैं। आप सरकार को कॉर्नर कैसे कर सकते हैं जब आपके सवाल में दम हो? आपके सवाल में जब दम हो, आप सवाल करें। हर दिन जो है घर से इतना पढ़ाई करके आते हैं कि लोगों को जानकारी दे। क्वेश्चन आवर में जो क्वेश्चन्स आते हैं उनकी जानकारी लोगों को दे। मुझे तो एज अ फर्स्ट टाइम है, मुझे सुबह बहुत डिसल्यूशनमेंट और हताशा होता है कि वो फाइल लेके मैं बैठा रहता हूँ, क्वेश्चंस हम सुनाई नहीं देते क्या लोग बोल रहे हैं। कितने सारे संसद जो है बड़े अहम मुद्दों पर सरकार को सवाल करना चाहते हैं। अगर आपको सरकार को घेरना है, यही तो आपका मौका है। आप फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट में आप बहस चालू कीजिए, ऐसे सवाल कीजिए जिस सवाल का जवाब सरकार के पास अगर ना रहे तो फिर आपको सरकार को आप कॉर्नर कर देंगे। ये जो लोग देख रहे हैं पूरे दिन हंगामा हो रहे हैं, ना कोई सवाल ना कोई जवाब, इससे किसको क्या फायदा हो रहा है? मुझे बताइए, संसद का मुद्दा क्यों बनेगा? अगर मैं कई कांग्रेस के एमपी को मैंने पूछा है कि अगर आपके खिलाफ कोर्ट में ऐसा कोई केस हो तो क्या पूरे कांग्रेस पार्टी आपके लिए खड़े हो जाएंगे? ये प्रूव कर रहे हैं कि ये डायनेस्टी पॉलिटिक्स है और गांधी फैमिली जो है देश से भी ज़्यादा उनके लिए अहम है कि देश का अग्रगति को और देश के अहम बिलों को वो रोक सकते हैं, क्योंकि गांधी फैमिली इज इम्प्लीकेटेड, हैज़ अ केस रनिंग इन द कोर्ट, जिसमें कोर्ट की खुद की एक बयान है कि देयर आर सेवरल एरियाज, ग्रे एरियाज व्हिच नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड। मैं उस मुद्दे पर नहीं जाऊंगा क्योंकि मामला कोर्ट में है, लेकिन बाबुल यही बात तो मैं आप कांग्रेस को समझाइए, क्योंकि वो कोर्ट में है, उसके लिए पार्लियामेंट को क्यों रोक रहे हैं? अपील करता हूं कि आप हमारे माध्यम से कुछ संगीत के जरिए अपने विरोधियों को एक संदेश दे दें और मनाने की कोशिश करें, कम से कम पब्लिकली, कि आप उन्हें मनाना चाहते हैं। देखिए, ये जो तू मैं हो रहा है ना, ये हम और तुम वाली जो बात हो रहा है, तो मैं बोलता हूं कि ये आप समय ये आया है, पार्लियामेंटेरियंस का एक दायित्व बनता है कि वो देश के लिए पॉलिसी मेकिंग और अच्छा काम करे। संसद नहीं चलने देने से हम लोगों की छवि जो है, पार्टी नॉटविथस्टैंडिंग, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, हमारी छवि जो है पब्लिक में और ख़राब होते जा रहा है। तो यही गाना मेरे ख्याल से थोड़ा दो लाइन अगर गा दूँ। जी बिल्कुल। सांसों को सांसों में ढलने दो ज़रा, धीमी सी धड़कन को बढ़ने दो ज़रा, लम्हों की गुजारिश है ये, पास आ जाए हम तुम। उम्मीद करते हैं कि विरोधी जो है और जो दिख रहा है इस वक्त राजनीति में, यानी कि संसद के अंदर,
उसकी तस्वीर जल्द बदले। सरकार और विपक्ष संवाद के जरिए मुद्दों को हल करें और देश के विकास के लिए आगे बढ़ें। तो तर्कश के आज के हमारे इस खास पर्व में फिलहाल इतना ही। आप बन रही है राज्यसभा टीवी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।